मैं जब वार्ड अध्यक्ष बना 2000 हमारा 2016 में मैं पहली बार वार्ड अध्यक्ष चुना गया था। और वार्ड में मैं आज भी हूँ। मैं ये कब होता है? काम की वजह से होता है ये, नहीं तो कब के आते हैं और कब के जाते हैं। हाँ सर, 2016 से मैं वार्ड अध्यक्ष अपॉइंट किया हूँ। और मैंने मेरे जो जिम्मेदारी मुझे दी गई एक वार्ड की 225 वार्ड की, मैंने उस जिम्मेदारी को बहुत ईमानदारी से अपनाया। मैंने मेरे वार्ड के सिविक प्रॉब्लम्स, जितने भी सिविक प्रॉब्लम्स है, पहला काम कौन सा था आपके लाइफ में? आते उस पद पे आते ही पहले कंप्लीट अभी के पास आते हैं लोग, आप पहले मतलब वार्ड अध्यक्ष की नगर सेवक ही हो जाता है इन शॉर्ट। नमस्कार, मी प्रशांत घाडगे परत एकदा माझ्या खुल के बोल या पॉडकास्टमध्ये जो टॉक शो आहे याच्यामध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। आज तर सर्वात महत्त्वाचा या भूमिकेत मी एका महत्त्वाच्या व्यक्तीला तुमच्या समोर आणलेला आहे आणि हा जो टॉक शो आहे हा सुद्धा खूप छान तरीके रंगेल। आणि तुम्हाला माहितीच आहे की हम बीच में भी हिंदी बात करते, समटाइम वी टॉक इन इंग्लिश आणि कधी कधी आम्ही मराठीमध्ये सुद्धा बोलतो सॉरी। कारण मुंबई आणि कुलाबा ह्याचं समीकरण काय वेगळंच आहे। त्याच्यामध्ये बोरा बाजार, त्याच्यामध्ये चर्चगेट, त्याच्यामध्ये कफ परेड, या सगळ्या भूमिकेमध्ये कॉस्मोपॉलिटिकलमध्ये आम्ही कसंही बोलू शकतो आणि समजतो सुद्धा सगळ्या गोष्टी। म्हणून खुल के बोल या प्लॅटफॉर्म यासाठीच आहे। तुम्हाला अशा महत्त्वाच्या लोक ज्यांचं आयुष्य समाजासाठी गेलं, भविष्य त्यांनी लोकांच्या घडवण्यामध्ये आपलं आयुष्याचं भविष्य बघितलं नाही, अशा महत्त्वाच्या बॅकग्राऊंडमध्ये असणारे काही माझे कलाकार दे आर द आर्टिस्ट हाऊ टू मेक अ लाईफ हॅप्पी। असंच आपल्याकडे आज असलम खान भाई यांचा बॅकग्राऊंड खूप मोठा आहे। बरेच महत्त्वाचे आणि मोठे मोठे भारताचे लोक त्यांच्याकडे यायचे, त्यांच्या घरी येऊन चाय पिऊन गेलेले आहेत। त्यांच्याकडूनच ऐकून घेऊया, पर थोड़ा हिंदी मराठी एंड एवरीथिंग में। तो असलम खान साहब, मेरे खुल के बोल टॉक शो में आपका स्वागत है। नमस्कार। कुछ आपकी शुरुआती दिनों की थ्रू से कुछ आपके बारे में हमारा प्रेक्षक जानना चाहते हैं, तो आप बताइए सर। बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद करता हूँ मैं हमारे प्रशांत गाड़गे जी का, जिन्होंने इस खुल के बोल प्लेटफॉर्म में आज मुझे आमंत्रित किया इस टॉक शो में। मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो मैंने मेरा स्कूलिंग करियर शुरू किया है कोलंबा से। हाँ, स्कूल के बारे में पहले बताइए कि आपका स्कूल कहाँ से था? मैं होली नेम हाई स्कूल में पढ़ा हूँ। You have been same school, मेरी होली नेम high school। वेरी गुड। आई पास्ड आउट इन 1992 बैच से मैं होली नेम में मैंने स्कूलिंग किया। फिर वहाँ से उसके बाद मैंने आफ्टर स्कूलिंग आई वेंट टू बेलगाम जो महाराष्ट्र के बॉर्डर पे आता है। देयर आई वाज डूइंग डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। मैंने 3 साल का वहाँ पे कोर्स कंप्लीट किया, डिप्लोमा। देन आई केम बैक टू बॉम्बे इन 95। देन उसके बाद मुझे वापस मैंने एलिफेशन कॉलेज ज्वाइन किया, FY BCom SY BCom। लेकिन उस बीच मुझे आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन टू एयरलाइन बिजनेस, एयरलाइन का जो ट्रैवल्स है, आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड। तो भी मैंने उसी दौर में एक कोर्स कर लिया आईटा का। आई गेव माई आईटा एग्जाम्स, आई पास्ड आउट। एंड उसके बाद फिर मैं एक ट्रैवल एजेंसी इधर नरीमन पॉइंट पे है, 4वेज ट्रैवल्स, जो मेरे फादर के बहुत अच्छे करीबी दोस्त थे ज़काउल्लाह सिद्दीकी। उनके साथ मैंने उनकी यहाँ पे एज ए स्टार्टअप मैंने काम किया, फर्स्ट जॉब किया। और जॉब इसके लिए किया, कुछ एक्सपीरियंस चाहिए था, कुछ सीखना था। वरना मेरे फादर 1980 से मुरली भाई देवरा के साथ जुड़े हुए थे जब मैं 5 साल का था। तो 5 साल से मैं डैड को देख रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे हैं, मुरली भाई देवरा के साथ काम करते थे। और उसके बाद फिर 1985 में जब मैं 10 साल का हुआ, जब आई वाज 10 ईयर्स, उस वक्त मैंने शुरुआत की थी थोड़ा सा पार्टी की प्रोग्राम्स और कैंपेनिंग में मैं इन्वॉल्व होता था। अभी हाल ही में 3 दिन पहले मुझे एक मेरा फोटोग्राफ मिला, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ, जो मैंने मेरे स्टोरी पे भी पोस्ट किया था, फेसबुक के स्टोरी पे मेरे स्टेटस पे रखा था, जहाँ पे मेरे फादर खुद इलेक्शन लड़ रहे थे। 1985 में मेरे फादर ने कॉर्पोरेशन इलेक्शन फॉट किया था। उस वक्त कुलाबा का हमारा जो फोर्ट एरिया है, तभी वो वार्ड नंबर 4 हुआ करता था। तभी 1 2 3 यहाँ से शुरू होता था, अब वहाँ से शुरू होता है, अब यहाँ पे हम लास्ट है। तो वार्ड नंबर 4 से मेरे फादर ने कंटेस्ट किया था। एंड मैं एक 10 साल का बच्चा था,
तब मैंने कैंपेन किया था, मुझे वो फ़ोटो मिला, मैंने पोस्ट भी किया, तो बहुत से लोगों ने मुझे उसमें कमेंट्स भी किया। तो उस समय से 1985 से लेके तब मैं बच्चा था, मैंने फिर जॉब किया, मैंने मेरा करियर शुरू किया, मैंने इसमें काम किया ट्रैवल एजेंसी में। 99 में आई गॉट अ ब्रेक विद एयर इंडिया। मैंने एयर इंडिया में 10 साल काम किया। आई वॉज एज अ ग्राउंड स्टाफ। एज अ ग्राउंड स्टाफ मैंने एयर इंडिया में बहुत अच्छा। जरूरत नहीं होते हुए भी सेल्फ ओरिएंट रहने के लिए खुद के पैर पे कुछ करने का जरूरत है, ऐसा इस तरीके से आप मुझे क्या है, देखो आज फैमिली बैकग्राउंड था, डैडी वॉज ऑल्सो वेल टू डू, सब कुछ था घर में। हम लोग बचपन से ही मतलब डैडी हमको गाड़ी में छोड़ते थे सब, लेकिन क्या है मुझे खुद से कुछ करना था। फादर का नाम तो ऑलरेडी था, मेरे डैडी शहबाज खान को सभी लोग जानते, मुरली भाई के साथ। वही बोलने वाला था। राजीव गांधी साहब भी आपके रिलेशन में थे? राजीव गांधी जी से और गांधी परिवार से हमारा पारिवारिक रिश्ता रहा है, डैडी का पारिवारिक रिश्ता रहा है। राजीव गांधी जी जब 1985 में कांग्रेस का सेंटिनरी ईयर था, जब 100 साल कांग्रेस को हुए थे, तो मुझे याद है मैं 10 साल का था। उस वक्त एक महालक्ष्मी रेसकोर्स पे बड़ा कार्यक्रम हुआ था कांग्रेस के 100 ईयर्स का। उस वक्त जो ट्रांसपोर्ट कमेटी थी, राजीव गांधी जी आने वाले थे, उस वक्त ट्रांसपोर्ट कमेटी के चेयरमैन मेरे फादर थे, शहबाज खान। ही वॉज हैंडलिंग ऑल ओवर मुंबई की ट्रांसपोर्ट कमेटी। और राजीव गांधी और जितने भी लीडर्स थे उस वक्त, इंदिरा जी गुजर चुकी थी, लेकिन बाकी जितने भी लीडर्स थे, नरसिम्हा राव जी थे और बड़े दिग्गज थे, उन सारे लोगों को हमने डैडी उनको लाते थे। उस वक्त मैं बहुत छोटा था, राजीव जी से मैं उधर मिला था, तो डैडी के पारिवारिक रिश्ते थे, तो एक फैमिली में एक ऑलरेडी एक पॉलिटिकल कनेक्ट था। फिगर आपके फैमिली में आपके पिता थे, उधर ऑलरेडी एस्टेब्लिश थे, लेकिन मुझे अपार्ट फ्रॉम शहबाज खान का लड़का होने के सिवाय मैं चाहता था कि मुझे भी लोग एज असलम खान जाने। असलम खान कौन है ये जाने। ठीक है, लोग बोलते, जब स्कूल डेज थे, कॉलेज डेज, लोग बोलते थे अरे वो तो शहबाज खान का लड़का है, ऐसा है, तो वो सुनता था। पर मुझे चाहता था कि मैं खुद का नाम बनाऊं। तब मैंने एयर इंडिया में ज्वाइन किया था, मुझे जॉब मिला था। आई वर्क विद एयर इंडिया फॉर 10 ईयर्स, ग्राउंड स्टाफ का जॉब किया और अच्छा पीरियड रहा जॉब का। और मैंने पिछले 3 साल में मैं ट्रेनी था, पर एयर इंडिया स्टाफ ने मेरा काम देख के मुझे उन्होंने परमानेंट कर दिया इन 2002। एंड अच्छा मेरा जॉब चल रहा था। उसी वक्त 2002 में मैंने कांग्रेस पार्टी भी ऑफिशियली ज्वाइन की। ये सब के पहले हम इस पे आते हैं, आपका स्कूल लाइफ कैसा था? मतलब हम टप्पे टप्पे में जाना चाहते हैं, आपका आपका हर एक चीज हमारे खुल के बोल प्रेक्षक को जानना जरूरी है। आप ये इसमें तो आएंगे ही, हम एयर इंडिया पे रुके हुए हैं, पर इसके पहले इम्पोर्टेंट चीज कि स्कूल लाइफ आपकी कैसी थी? आपके स्कूल टाइम का कुछ यादें ऐसा? मैं होली नेम हाई स्कूल में था मैं। सर ग्लेन थे, हमारी सर मार्टिन थे, ग्लेन थे, फादर लुइस परेरा हमारे प्रिंसिपल हुआ करते थे। और जमा मिस आज भी है, मर्चेंट मिस जमा मिस आज भी है। बाकी बहुत सारे टीचर हमारे अभी नहीं है इस दुनिया में। एग्नेस मिस इज देयर। तो ये सारे लोगों से मतलब हमने अच्छी पढ़ाई की। और थोड़ा सा ऐसा था कि हम बचपन से थोड़ा सा बैक बेंचर्स थे कि आप आगे बैठते थे? बैक बेंचर था। जितने भी लीडर्स बने हैं हाँ, वो बैक बेंचर थे। वो ऐसा है कि हम लोग थोड़ा सा स्कूल टाइम से थोड़ा शरारती थे। आपके कदमों में हमने भी पैर रखा था। तो हम लोग बैक बेंचर्स ही थे और हमेशा मतलब स्पोर्ट्स में मैंने बहुत रुचि रखा था। आपका हाँ, स्पोर्ट्स में हम लोग कॉलेज स्कूल में हम लोग फुटबॉल खेलते थे, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल में हमारा बड़ा रुचि था, हम लोग खेलते थे। क्रिकेट नहीं होता था हमारे स्कूल में, लेकिन हमारा फुटबॉल का बड़ा अच्छा ये था, तो हम लोग फुटबॉल बास्केटबॉल। लेकिन उसके अलावा हम लोग स्पोर्ट्स में हम लोग हमेशा जो साइंस कंपटीशन होता था, साइंस एग्जीबिशन, उसमें हम लोग अच्छा पार्ट लेते थे। और हमारी होली नेम हाई स्कूल ने हमेशा टॉप किया है साइंस एग्जीबिशन में हमारे वक्त पे। और हमारा जब वो ऑल स्कूल्स का जो होता था मार्च पास, हमारा जो स्पोर्ट्स होता था, तो हम लोग मतलब मैं मार्च पास के ऊपर मैं हमेशा, मैं भले 7-8 स्टैंडर्ड में था, लेकिन मैं 10th स्टैंडर्ड के जो हमारे बड़े सीनियर थे उनको मैं ट्रेनिंग देता था। तो वो बचपन से मैं उस एनसीसी का पूरा वो जो पार्ट है वो पहला आपके पास है था। और उसी तरह से बाद में जब मैंने स्कूलिंग होने के बाद जब मैंने फिर एल्फिस्टन कॉलेज ज्वाइन किया था 95 में, तब वो एनसीडी कैडेट का एक अपॉर्चुनिटी आया था। तो फिर मैंने वो 1 साल वो भी मैंने कंटिन्यू किया, बिकॉज वो एक डिसिप्लिन लाइफ है।
एक डिसिप्लिन आपको जब आपका ग्रास रूट हम जब रॉ होते हैं, जब बच्चे 12-13 साल और 15 साल 10 से लेके जो 17-16 साल का जो पीरियड होता है ना, वो बच्चे रॉ होते हैं। उस वक्त उनको जो डिसिप्लिन सिखाया जाता है, वो डिसिप्लिन आपको ज़िंदगी भर चलेगा। जो आज आप में दिखता है। हाँ, तो लाइफ में एक डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। तो डिसिप्लिन के लिए हर बच्चे को आफ्टर 10 साल की उम्र तक बच्चे खेलते हैं 11 साल, लेकिन आफ्टर 10, 11, 17 साल, 18 साल तक जब तक हम कॉलेज लाइफ में है, एक डिसिप्लिन के लिए हमको एक पैटर्न फॉलो करना ज़रूरी है। बड़े हैं, बड़ों की इज़्ज़त करना, छोटे हैं उनका हद अच्छे से व्यवहार करना। और हमेशा हमारे माँ बाप ने मुझे, मेरे फादर ने एक ही बात सिखाया कि हम कितने भी वेल टू डू हो, हमारे पैर ज़मीन पे होने चाहिए। वो आपके थ्रू से वो दिखता भी है। आपने कभी ऐसा बताया नहीं कि आप कितने बड़े लैंडलॉर्ड हो, आपने कभी बताया नहीं कि आप कितने बड़े मीन्स एक आपके डैड इतने बड़े हैं तो उसका एटीट्यूड भी उतना बड़ा होना चाहिए, पर 0% में एटीट्यूड है। मुझे बोलना है कि पहली बार सोशल वर्क तो डैड में और उसका उनका डीएनए आप में है, तो वो सोशल का वो तो है, समाज सेवी का वो तो रहेगा ही, वो ठीक है। पर पर्सनल लेवल पे पहली बार आपको सोशल फील्ड में ही मुझे जाना चाहिए, करियर को चुनना चाहिए, या करियर तो बहुत सारे हैं पर एक एक 20% कमर्शियल लाइफ तो 80% सोशल लाइफ। तो ये पहली बार स्कूल लाइफ में था, कॉलेज लाइफ में था, तो कौन सा इंसिडेंट था जहाँ पे आपका ये परिवर्तन हुआ समाज के तरफ? ऐसा है कि जब मैं एयर इंडिया में जॉब पे लगा, अब मैं मेरे दूसरे प्रोफेशन में, जब मैं 95 में फिर मैं ट्रैवल एजेंसी में था, मैंने 98 में मुझे एयर इंडिया से कॉल आया एज अ ट्रेनी। तो मैंने एयर इंडिया में जब मैंने जॉब शुरू किया, तो उस वक्त जॉब के टाइम पे मैंने एयर इंडिया के बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे। चेंजेस ऐसे हो रहे थे कि 98, 99, 2000 में हमारा एयरपोर्ट जो है ना, वो थोड़ा प्राइवेटाइज की तरफ बढ़ रहा था, प्राइवेटाइजेशन होने की तैयारी में था। तो जो एयर इंडिया के जो स्टाफ थे, जो परमानेंट स्टाफ थे, और उनके सामने एक नया ऑप्शन लाया था एयर इंडिया ट्रेनिंग स्टाफ, AIATA, उनको एक नया एक प्लेटफॉर्म दिया था, जो कि इस पे थे, कॉन्ट्रैक्ट्स पे थे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के लोग काम कर रहे थे। उस टाइम पे था आपके टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह? शुरुआत थी वो। 2002 में ये शुरुआत हुई। मैंने 98 से जब काम किया, 4 साल तक नहीं था ये, लेकिन 2002 में वो प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत हुई थी मुंबई एयरपोर्ट्स की। एंड वो एयर इंडिया का एक नया कॉन्सेप्ट आया था, जिसमें उन्होंने बच्चों को, नए नए लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे लेना शुरू किया था। अब कॉन्ट्रैक्ट पे लेने का क्या था कि आपको कुछ भी मिलेगा नहीं, कोई आपको सुविधाएं मिलेगी नहीं, रिटायरमेंट कार्ड मिलेगी नहीं, पकड़ लो घर पे जाओ, कोई इंक्रीमेंट भी आपका कोई मैसिव होगा नहीं। आज अगर एग्जांपल आपको अगर 10,000 सैलरी है, तो इंक्रीमेंट मुश्किल से 1,000 या 2,000 के ऊपर आपको इंक्रीमेंट होगा नहीं, नो सेविंग्स। तो उस तरीके का जब सिस्टम चालू हुआ, तो मैंने देखा कि हमारे जो एयर इंडिया के स्टाफ थे, जो ओल्ड हो रहे थे, जो मेरे साथ में जो काम, जिनके अंडर में मैंने काम किया, जो रिटायरमेंट तरफ थे, उनमें बहुत सारी ये दिक्कतें आ रही थी। तो उस वक्त, अब मेरे डैडी का बैकग्राउंड था, वहाँ के स्टाफ भी लोग भी जानते थे मुझे कि मेरे डैडी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है। तब उन्होंने मुझे कहा कि असलम, हमारा तो अभी, हम तो रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं, हमारे को आगे मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन जो तुम्हारे बैच के लोग हैं, जो लोग ऑलरेडी एयर इंडिया से है, अगर तुम समाज कार्य में इनका कुछ भला कर सकते हो, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसमें उतरो, और आपके डैडी के जो कॉन्टैक्ट्स है और आप कुछ कर सकते हो तो करो। उस वक्त थोड़ा सा मेरा, जब मैं जॉब करते करते फिर थोड़ा दिमाग हिला, तो मैंने सोचा कि नहीं, एक समाज कार्य भी एक बार, हम जब, हमारे को ऊपर वाले ईश्वर ने जन्म दिया है, ऊपर वाले ने जन्म दिया है, इस दुनिया में लाया है, तो हमारे को जब सब कुछ मिला है, हम लोग खा रहे, पी रहे, घूम रहे, फिर रहे, एवरीथिंग, तो एक टाइम, समय ऐसा आता है लाइफ की, ज़िंदगी में इंसान के, कि हमको समाज को रिटर्न देना है। जो कुछ हमको मिला है, हमको समाज को रिटर्न देना है। और अगर कहीं कुछ अन्याय हो रहा है, कहीं पर कुछ गलत हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरी है। बिकॉज अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो हम भी उस अन्याय सहने के लोगों की तरह पात्र बनेंगे। तो मैंने शुरुआत की, और 2003 में मैंने ये शुरुआत की थी, जो वो कॉन्ट्रैक्चुअल को ख़त्म करने की। और 2006 में जब 3 साल हुए थे, जब प्राइवेटाइज एयरपोर्ट हुआ था, उस वक्त हम लोगों ने इस कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को अबॉलिश किया था।
हम लोगों ने एक हमारा फोरम बनाया था, जो एयर इंडिया का जो यूनियन था, इंटरनल जो यूनियन था, और एयरपोर्ट का यूनियन बता रहा हूँ मैं, वो और हमारे जो नए जो स्टाफ जो उनसे हमने एयरपोर्ट अथॉरिटी से बात किया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से हमने मीटिंग की और हमने अपनी बात रखी। और मेरे लिए एक अच्छा मौका था कि उस वक्त 2005 में हमारी सरकार बन चुकी थी। 4 में कांग्रेस की सरकार आई थी, तो मुरली भाई भी तभी राज्यसभा में थे, मिलिंद देवरा जी लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। तो मुझे सरकार का मदद मिला, मिलिंद भाई की मुझे मदद मिली, मुरली भाई की मुझे मदद मिली, मेरे फादर ने भी उसमें हमने बहुत कोशिश करके 2006 में जब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से हमने मीटिंग की थी, तब एयरपोर्ट्स का जो प्राइवेटाइजेशन था वो तो शुरुआत हो गई, लेकिन जो अन्याय हो रहा था एयर इंडिया स्टाफ उनको सब्सिडी ये सब मिलना चालू हो गया, जो उनको बेनिफिट्स मिल रहे थे वो फिर से चालू हो गए, नहीं मिल रहे तो चालू हो गए, फिर से चालू। वो 2006 में ये एक बड़ा अच्छा काम हुआ था। आपका कांग्रेस की तरफ अभी डैड तो कांग्रेस में मतलब आपकी फैमिली कांग्रेस की ही है, नो डाउट, पर उसी फ्लो में आप चले गए कि आपने पर्सनल आपको कांग्रेस जब आपने पहली बार ज्वाइन किया है, जब शाहबाज खान के बेटे ये नाम से तो आप प्रसिद्ध थे ही, पर जब आपने ठान ली कि आज जो असलम खान ये नाम आज लोगों में है, उसकी जो शुरुआत थी मतलब कांग्रेस से करना है, देयर वर मेनी पार्टीज, देयर वर नॉट मेनी पार्टीज जो जैसे आज है, पर देयर वर 2-4 पार्टीज, पर वो सब 2-4 पार्टीज में कांग्रेस से ही वो ख्याति हमें मिलना है या वो नेम जो मुझे प्लेस रखना है कांग्रेस से ही करना है, ये सोच और पहली बार वो अनुभव और वो क्या सोचकर अपने कांग्रेस से ही उसको शुरुआत करने का सोचा। ऐसा है कि फादर का बैकग्राउंड, पार्टियों के इसके हाँ, फादर का बैकग्राउंड तो कांग्रेस में था ही, डैडी फादर कांग्रेस में इलेक्शन लड़ भी चुके थे और मुरली भाई के साथ काम कर रहे थे। लेकिन हम लोग ने बचपन से जो सीखा है, जो इस देश की आज़ादी के बारे में जब हम बात करते हैं तो महात्मा गांधी सामने आते हैं। आंख बंद करके अगर भूल भी जाने की कोशिश करेंगे ना, तो कोई बच्चा नहीं भूल सकता है कि इस देश को आज़ादी दिलाने वाले महात्मा गांधी जी हैं। जो महात्मा गांधी जी ने, हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, हमारे अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने और लोकमान्य तिलक जी ने, ये जो महापुरुष है और इस देश का जिन्होंने संविधान बनाया, वो हमारे परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, ऐसे महापुरुषों ने इस देश की नींव रखी, कांग्रेस पार्टी को बनाया। तो उस समय से बचपन से ऐसा था कि नहीं, इस देश को बचाना है या इस देश के साथ में अगर आगे पॉलिटिकल जाना है तो कांग्रेस पार्टी से ही मुझे जुड़ना है। और गांधी परिवार से एक लगाव था, एक प्यार है, जो डैडी आप तो बहुत ज्यादा क्लोज थे, आपकी फैमिली गांधी क्लोज थे। तो आज उसी तरह से मैं भी राहुल जी से 2-4 बार मिल चुका हूँ, तो एक उनसे भी, हाँ, 2-4 बार मिल चुका हूँ। भारत जोड़ो यात्रा में मैं उनसे 2 बार मिला हूँ। उसके पहले भी 2004 में जब वो पॉलिटिक्स में आने वाले थे, उस वक्त हमने एक मैगजीन निकाली थी। तभी आप पॉलिटिक्स में थे, जब भी वो आने के पहले से आप थे कि आपका साथ में ही डेब्यू हुआ? 2002 में ज्वाइन किया मैंने। 2002 में कांग्रेस पार्टी एज अ यूथ कांग्रेस में ज्वाइन किया था। एज अ यूथ कांग्रेस में मैंने ज्वाइन करके 2002 में, और 2003 के एंडिंग में जब लोकसभा चुनाव होने वाले थे, उस वक्त हम लोगों ने एक मूवमेंट निकाली थी। हमारे एक डैडी के फ्रेंड भी थे और एक पत्रकार है हमारे अभिलाष अवस्थी जी, उन्होंने एक बुक निकाली थी, वर्ल्ड ऑफ प्रियंका गांधी। और वो इसके लिए निकाली थी कि हम प्रियंका गांधी जी को और राहुल गांधी जी को पॉलिटिक्स में शामिल करना चाहते, बिकॉज उस वक्त कांग्रेस की हालात बहुत ख़राब थे, हम लोग अपोजिशन में थे। तो उस वक्त हमने बुक को लॉन्च की थी। हमने ताज बॉल रूम में हमने उस बुक को 2004 12 जनवरी 2004 में, जिस दिन प्रियंका जी का बर्थडे होता है, हमने प्रियंका जी के बर्थडे के दिन वर्ल्ड ऑफ प्रियंका गांधी बुक लॉन्च की एट ताज बॉल रूम। बड़ा अच्छा हमने कार्यक्रम किया। उस वक्त हमने कृपा शंकर जी, हमारे राज्य के तभी वो होम मिनिस्टर थे, कृपा शंकर जी चीफ गेस्ट थे हमारे, और अमेठी से हमारे एक मोहम्मद मुस्लिम करके एमएलए थे, वो आए थे। उनको खुद भेजा था राहुल गांधी जी ने कि आप हमको रिप्रेजेंट करके वहाँ से जाइए। वहाँ से आपके काम की डायरेक्ट दिल्ली में इंफॉर्मेशन रहती थी, इतना आप जो भी करते, इतना नेटवर्क में आप थे उस टाइम। और 2004 में फिर हमने इस इनॉग्रेशन के बाद हमने वो बुक जाके प्रियंका जी को और राहुल जी को हमने अमेठी में उनके बंगले पे प्रस्तुत की थी।
और हमने उनसे निवेदन किया था जनवरी में कि हम चाहते हैं कि आप गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व करें और इस देश की पॉलिटिक्स में आप भाग लें। और बहुत खुशी की बात है, कुछ ही दिनों बाद, कुछ ही महीनों बाद हमको मालूम पड़ा, लोकसभा चुनाव जब अप्रैल में थे 2004 में, कि राहुल जी ने डिसाइड किया कि मैं अमेठी से चुनाव लड़ूंगा। तो ये हमारे लिए उस वक्त, मतलब मैं तब उसके बाद आ चुका था, मेरी फर्स्ट मीटिंग उनसे हो चुकी थी राहुल जी से। प्रोग्राम था इसके लिए। तो तब से फिर उस कांग्रेस पार्टी के फ्लो में मैं खुदा में काम कर रहा हूँ। पहली बार जो वार्ड अध्यक्ष है, कांग्रेस पूरी सरकार में थी, सारे पक्ष के वार्ड अध्यक्ष हो और कांग्रेस का वार्ड अध्यक्ष हो, इन ब्यूरोक्रेसी और इन डिपार्टमेंट, कांग्रेस के पद का बहुत वैल्यू था उस टाइम पे। 60 साल से उनका राज था, अच्छी तरीके से उन्हें लीव एंड लेट लीव ऐसे में उन्होंने किया है। ये आज कोई भी हो, ये आज इस चीज को बोल सकता है कि कांग्रेस के राज में कभी जात पात और ऊंच नीच की जिंदगी किसी ने नहीं देखी। चलो दंगले ये सब वो अलग इशू था, वो अलग कारण था, पर इन राजनेताओं ने कभी किसी सामान्य व्यक्ति को ये महसूस होने नहीं दिया कि हम सबसे बड़े ताकतवर हैं। ये उस टाइम की बात थी और उस टाइम पे पावर में थे और उस वक्त में वार्ड अध्यक्ष उस पार्टी का होना मतलब बहुत बड़ी बात होती थी। ऐसे माहौल में आपके सामने बहुत सारे लोग उस कुर्सी पे बैठकर काम करके गए थे, तो आपको भी ऑब्वियसली सभी को एक प्रोग्रेस तो चाहिए रहता लाइफ में। तो आपका वो वक्त, तो आज आप वार्ड अध्यक्ष हो, आपका वो वक्त फर्स्ट टाइम कभी आया और उस दिन का आपका अनुभव क्या था जब ये आपका ये एक ड्रीम उस टाइम पे पूरा हुआ एज ए पार्टी मेंबर? पार्टी मेंबर मैं 2002 से लगा हुआ था, काम कर रहा था यूथ कांग्रेस से काम करते करते पहला पद कौन सा था वो भी बोलना है। पहला पद मैं जनरल सेक्रेटरी बना था यूथ कांग्रेस। दक्षिण मुंबई यूथ कांग्रेस में। एज ए जनरल सेक्रेटरी मैंने अपना पदभार संभाला था और 2002 में, और मिलिंद भाई ने फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ा था 2004 में। तो हमने जी जान लगा के मिलिंद भाई के लिए काम किया। उनके सामने जयवंतीबेन मेहता खड़ी थी, यंगेस्ट एमपी थे वो, और उनके सामने जयवंतीबेन मेहता थी। हम लोगों ने उस वक्त 20 साल पहले की बात है, पूरा हमारा यंग ब्रिगेड था, हमारी यंग टीम थी और एक जोश था, बिकॉज विनोद शेखर जी नगर सेवक थे, यानी शेखर जी हमारी आमदार एमएलए थी। तो एक अच्छा जोश था, सारे लोगों ने मिल के बड़ा अच्छा काम किया और मिलिंद जी को हम लोगों ने जिताया। और मिलिंद जी बनने के बाद हम लोग ने, मतलब उसके बाद मैंने और 3 साल यूथ कांग्रेस में 2007 तक काम किया। लेकिन उसके बाद फिर मुझे प्रमोशन मिल के फिर मैं माइनॉरिटी कमेटी में चला गया था। साउथ बॉम्बे की माइनॉरिटी कमेटी मैंने संभाली, उसमें मैंने पहले कुलाबा तालुका का पोस्ट संभाला। फिर वहाँ से मेरा काम देख के मुझे मिलिंद भाई ने बोला कि असलम भाई अभी आप दक्षिण मुंबई की जवाबदारी लो। मैंने दक्षिण मुंबई माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जवाबदारी लेके मैंने सारे दक्षिण मुंबई में हर वार्ड में, हर असेंबली में मैंने मेरे तालुका के अध्यक्ष बनाए, वार्ड लेवल तक मैं टीम बनाई मैंने, और मैंने अपने लोगों को वो ताकत दी जो हमारे पास सरकार में ताकत थी। मिलिंद भाई थे, मिलिंद भाई एमपी बन गए थे, तो हमारे पास अच्छा पार्टी में हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार राज्य में थी, कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी और नगर सेवक भी हमारे थे। तो वो एक टाइम ऐसा था, सुपर टाइम था कांग्रेस का, गोल्डन एरा था कांग्रेस का, कि कांग्रेस के नगर सेवक सारे, तो हर उस वक्त, आज अगर हम कुछ लोग अभी जो लोग बोलते हैं ना कि 70 साल में क्या किया, तो मैं आपकी प्लेटफॉर्म में बताना चाहूँगा कि जो गोल्डन एरा में, कांग्रेस के एरा में लोगों ने जो काम किया, पैसा बनाया, प्रॉपर्टी बनाई और आगे बढ़े, और जो भी उन्होंने काम 70 साल में लोगों ने, 60 साल में जो कांग्रेस के राज में किया ना, 10 साल में वो सब गवा दिया। जिन्होंने प्रॉपर्टी बनाई, जिन्होंने काम किया, जिन्होंने एक अच्छे पोजीशन पे पहुँचे, 60 साल में जो लोग एक अच्छी पोजीशन पे पहुँचे थे कांग्रेस के राज में, वो 10 साल में उनकी हालात बहुत बुरे हो गए हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं जहाँ रहता हूँ, मैं फोर्ट में रहता हूँ, तो मेरे एरिया में गुजराती, मारवाड़ी, कच्ची, पटेल, मेरे जो हमारे भाई लोग हैं, मेरे वोटर्स भी है, मेरे दोस्त भी है, मैं उनके बीच में उठता बैठता हूँ। आज उनकी जो व्यवस्था, उनकी जो हालात है, आज जो जीएसटी का उनको भरना पड़ता है, जिस तरह से टैक्सेस बढ़ गए हैं, जिस तरह से उनके ऊपर आईटी का जो उनको एवरी मंथ उनको
भरना पड़ता है, तो बड़े परेशान है। और मेरे एरिया में एक टाइम था कि फोर्ट एरिया में मार्केट थी, आप भी आते हो कभी कभी यहाँ पे कुछ करे, तो वहाँ पे जो मार्केट थी ना, जिनकी आज लोगों की जो प्रॉपर्टी 2 दुकान 3 दुकान 4 दुकान हुआ करती थी, आज उन्हीं लोगों की 4 दुकान में से 2 दुकानें, 2 दुकान बेचनी पड़ी, 2 दुकानें बंद पड़नी पड़ी। तो ये काल बोलते ना, जो 10 साल में जो लोगों का भविष्य आगे नहीं गया, ये पीछे गया है। और ये अगर मैं देखा जाऊँ तो मैंने आपको बताया 2004 से जब मैं पॉलिटिक्स में 2002 से आया, और 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उतने पीरियड में 12 साल के पीरियड में मैंने कांग्रेस पार्टी में रह के कभी भेदभाव देखा नहीं, कभी जाति धर्म देखा नहीं, कभी कम्युनल बातें देखा नहीं। हम अच्छे हंस खेल के, मुंबई में भी नहीं थे, हम कहीं हंस खेल के रहते थे। लेकिन 2014 के बाद से लेके आज 2014-24 तक 10 सालों में लोगों के माइंड में जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाई है बीजेपी की आईटी और आईटी सेल ने, आरएसएस की या बीजेपी की आईटी सेल ने, जो लोगों का दिमाग भटकाया है, हिंदू मुस्लिम करके लोगों को एकदम दिमाग में उनके पॉइजन भर दिया है। आज मेरे फ्रेंड सर्कल, जो हमारा ग्रुप जब से है, हम जब से दोस्ती है, हमारे बीच में कभी झगड़े नहीं होते थे, पर अब 2014 के बाद अगर ग्रुप में हमने कोई पोस्ट डाल दिया तो इमीडिएटली कोई बंदा कम्युनल बात करता है। तो ये 2014 के बाद ये चेंजेस समाज में आया है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। और इसके खिलाफ राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा जो निकाली थी, वो इसके लिए निकाली कि हमको लोगों तक जाना है और उनको पूछना और देखना है कि नफ़रत कहाँ है नफ़रत। मॉब लिंचिंग हो रही है, एक समाज को दिखाया जा रहा है कि ये समाज बहुत ख़तरनाक है, इनसे बच के रहो। मैं उस समाज को बिलोंग करता हूँ, मैं खुद एक मुस्लिम हूँ, मेरी वाइफ गुजराती है। यहाँ पे तो ऐसा कभी कभी फर्क दिखा नहीं। वाइफ गुजराती है, आई एम टेलिंग यू, आई एम अ मुस्लिम, मेरी वाइफ गुजराती घर में कॉस्मोपॉलिटिकल लाइफ जीते में है। मैं मेरी फैमिली, जो मेरी वाइफ की साइड की फैमिली में जाता हूँ ना, हम लोग वहाँ खुद मैं गुजराती बात करता हूँ उनके साथ में। मेरी वाइफ वेजिटेरियन है एंड वो ना खाती है ना वो बना के देती है, लेकिन हम लोग ने वो मेंटेन किया है। देखो, समाज में और रिश्तों में और फैमिली में और सोशल लाइफ में एडजस्टमेंट ज़रूरी है। आप एडजस्ट करोगे तो आप आगे जाओगे, आप एडजस्ट नहीं करोगे तो आप कहीं के नहीं रहोगे। तो कुलाबा के लोग तो हमेशा इस तरीके से रहे, तो इसके लिए आज इस समाज में रहना है तो हर धर्म को लेकर चलना है। बिकॉज हमारे देश में बोलते ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, लोग तो ऐसा कहते हैं भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना है। क्या है इससे, मतलब कहने से होता है? अभी और धर्म का बोलो, ऐसा है, जय श्री राम बोलो, भारत तो सभी का है। अगर जय श्री राम भी बोलो या अल्लाह अकबर भी बोलो, जय जिनेंद्र बोलो, जो बोले सोनेहाल बोलो, एवरीथिंग। इस देश की जो सभ्यता है, इस देश का जो कल्चर है, वो ऐसा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई साथ में रहते हैं। मैं खुल के मेरे चैनल के प्रेक्षकों को एक बात बोलना था। बॉम्बे हॉस्पिटल है, एकदम अच्छी सी बात है, मेरा भी एक्सपीरियंस रह चुका है। बॉम्बे हॉस्पिटल में कोई भी बीमार हो जाता है, कोई हॉस्पिटल में कोई जाए ना, पहले सबसे पहली बात ये, पर निसर्ग है, नियति है, होता ही है। तो सबसे पहले जैसे ही किसी का भी घर का फैमिली का बंदा उस हॉस्पिटल में आईसीयू में पहुंचता है, तो उसके फैमिली का सर अपने मखदूम शाह बाबा के मदार पे चढ़ता है और हर धर्म का व्यक्ति उधर जाता है। वहाँ पे कौन मुस्लिम है, कौन हिंदू है, कौन सिख है, हर कास्ट के लोग वहाँ पर जाते हैं। तभी किसी पक्ष के पार्टियों के इनको लगता नहीं है कि ये मैसेज देने का एक बहुत बड़ा काम है, और जिस दरगाह जिस जमीन पे है वहाँ पे ये धर्म की बात करके अपनी रोटी। इसमें मैं एक बात बताना चाहूँगा प्रशांत, हम लोगों ने, मैं आज इतने बरसों से मैंने कभी सोसाइटी में हिंदू मुस्लिम देखा नहीं था, लेकिन मेरे ख्याल से 2014 के बाद जो शुरू हुआ है ना, तो ये जो नियति है ना, जिसको हम बोलते कि हाँ, ये इसमें है ना, इन्होंने 2020 में जो लोग धर्म के बारे में बातें करते हैं ना, उनको नियति ने एक सबक सिखाया और कोरोना जैसी बीमारी लाई। अभी बताओ, कोरोना जैसी बीमारी लाई। वो बीमारी क्यों लाई कि मैं आपको बताऊं, उस समय पे जब कोरोना हुआ, हर इंसान अपने घर में था,
किसी को पता नहीं कोरोना क्या है, हमने कभी सुना नहीं कि कोरोना होता क्या है, लेकिन डर था, लोगों में डर था, घर से बाहर नहीं जाना, किसी के पास नहीं बढ़ना, किसी के वहाँ नहीं जाना। लेकिन मैं 2 दिन घर में बैठा प्रशांत, जब 25 तारीख मार्च को हमने लॉकडाउन पूरे देश में निकला, मैं 2 दिन घर में बैठा, मैं 2 दिन मैं घर में बैठ नहीं पाया। मैं 28 तारीख से नीचे उतरा, मेरे बिल्डिंग के नीचे, वहाँ हम बैठते थे, कुर्सी लगा के बैठते थे, और हालात बहुत ख़राब थे। स्टार्टिंग के 15 दिन तो समझ में नहीं आया, लोगों ने स्टॉक किया था सामान, लोगों ने खाना पीना स्टॉक किया, लेकिन 15 दिन के बाद उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स दिखने लगे, कोई मर रहा है, किसी की जान जा रही है, आप मानोगे नहीं। घाटकोपर में मेरा एक फ्रेंड है, जैन फ्रेंड है, दीपेन करके, उनके फादर एक्सपायर हुए थे, और ये हुआ था कोरोना में, उनको कोरोना हुआ था, वो डायलिसिस पे थे, पर उनका डायलिसिस के टाइम वो जब वहाँ गए तो किसी के थ्रू उनको कोरोना लग गया। वो समय ऐसा था, 4 अप्रैल पीक पे था कोरोना, तो एक्सपायर हो गए, तो उनके फैमिली मेम्बर्स भी नहीं थे। और सच्चाई मतलब डर के कौन आएगा, आज जब महामारी है तो उस वक्त कोई फैमिली मेम्बर्स भी नहीं थे, लेकिन मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया, अंतिम दिन भी देखे भी नहीं, अंतिम संस्कार भी किसी को नसीब नहीं होगा। मैंने उसी रात को कुछ 10 बजे मुझे फ़ोन आया कि असलम मेरे फादर गुजर गए। मैंने तुरंत गाड़ी ली, मैं घाटकोपर गया, बहुत सारे लॉकडाउन में रास्ते बंद थे, पर अब चलो मुझे किसी भी तरह मैंने अपने पहचान बता के चला गया, उस हॉस्पिटल में गया, और आप मानोगे नहीं 6 लोग थे खाली, वो भी हॉस्पिटल के स्टाफ और मेरा फ्रेंड और उनकी वाइफ, हम 6 लोगों ने उनका वहाँ से ले जाके अंतिम संस्कार किया। और जब हम वहाँ घाटकोपर के शमशान में पहुँचे तो ऑलरेडी वहाँ पे 22 बॉडीज़ ऑलरेडी थी। हमारा नंबर 23 था, हमारा उस लाइन में नंबर 23 था, लेकिन हमने उस वक्त मास्क लगाते थे, तो हमने रिक्वेस्ट किया, बिकॉज उस वक्त डर का माहौल सब में था, हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि भाई अब ये 22 बॉडी, तो उसने बोला ये लावारिस है, मतलब इनके है, पर कोई नहीं आ रहा है, मतलब एक्सपायर हो गए, डेथ हो गई है, कोई लेने नहीं आ रहा है, कोई अंतिम संस्कार नहीं आया, तो हमने कहा कि हम इनके लिए आए हैं ना, तो आप हमको हेल्प करो। तो उसने हमारे को तुरंत अंतिम संस्कार हमने इलेक्ट्रिक में करके हम निकल गए, और हमको उसने बोला कि आप प्लीज़ यहाँ से जल्दी निकल जाओ, बिकॉज माहौल बहुत बेकार है। लेकिन प्रशांत, उस समय पे खून की, ब्लड की ज़रूरत पड़ी, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, सैनिटाइजर की ज़रूरत पड़ी। मैंने हिंदू मुस्लिम कहीं देखा नहीं, लोगों ने खून दिया, कहाँ था हिंदू, ना कोई हिंदू था ना कोई मुसलमान था, लोग कर रहे थे। मैंने खुद शमशान में जाके कम से कम 6 से 7 बॉडीज़ का मैं क्रिमेशन मैं किया, मैंने किसी का बोलना हुआ नहीं, में जाके हमने दफनाने गए थे। तो ऐसा है कि हिंदू मुस्लिम खाली कुछ पॉलिटिकल लोगों ने इसको एक अपना प्लेटफॉर्म बनाया है, एजेंडा बनाया है वोट के लिए, राजनीति के लिए, वरना कहीं पर भी नहीं है। और मैं तो हमेशा बोलूँगा, आपके प्लेटफॉर्म पर भी बोलूँगा कि जितने भी मेरे भाई लोग मेरी बात सुन रहे हैं, आप लोग मेरा एग्जाम्पल लीजिए। आई एम मुस्लिम, मेरी वाइफ गुजराती है, मैं मेरी वाइफ के साथ में हर त्यौहार मनाता हूँ, दिवाली हो, गणपति हो, नवरात्र हो, एवरीथिंग हम सेलिब्रेट करते हैं। उसी तरह मैं मेरे मुस्लिम के त्यौहार, रमज़ान हो, मुहर्रम, हम देखते हैं, हमारे जितने भी बकरीद है, हम सब मनाते हैं। यही देश का कल्चर है। इसलिए तो हम एक साथ में है, नहीं तो सभी का सिविल वॉर होता था। इतने भाषा होने के बाद भी हमारे आपस में कुछ झगड़े नहीं है, ये कुछ लोग उसको कुछ फायदा लेने के लिए ये हमें लड़वाते हैं। मुझे बोलना है, आपका पहली बार जब आप वार्ड अध्यक्ष बने, उसके बारे में आपने बोला नहीं, वो कब था और वो दिन कैसा था आपके लिए, क्योंकि वो आप खुद से बने हुए थे ना, इट वाज योर फर्स्ट अचीवमेंट। हम बात कर सकते हैं कि वो एक पावर वाला पोस्ट है, तो वो उसका एक अनुभव, वो आप आगे बढ़ने वाले, बहुत सारे लोगों का आपके थ्रू से होने वाला है सर। मैं जब वार्ड अध्यक्ष बना 2000 हमारा 2016 में मैं पहली बार वार्ड अध्यक्ष चुना गया था, और वार्ड अध्यक्ष मैं आज भी हूँ। मैं ये कब होता है, काम की वजह से होता है ये, नहीं तो कब के आते हैं और कब के जाते हैं। हाँ सर, 2016 से मैं वार्ड अध्यक्ष अपॉइंट किया हूँ, और मैंने मेरे जो जिम्मेदारी मुझे दी गई एक वार्ड की, 225 वार्ड की, मैंने उस जिम्मेदारी को बहुत ईमानदारी से अपनाया।
मैंने मेरे वार्ड के सिविक प्रॉब्लम्स, जितने भी सिविक प्रॉब्लम्स है, पहला काम कौन सा था आपके लाइफ में आते उस पद पे आते ही पहले कंप्लीट अभी के पास आते हैं लोग आप पहले मतलब वार्ड अध्यक्ष ने कि नगर सेवक ही हो जाता है इन शॉर्ट जब मैं पहली बार वार्ड में, सबसे पहला कंप्लेंट मेरे पास आया था तो पानी का मसला आया था। मैं जिस एरिया में रहता हूँ, हमारे यहाँ पे पानी जो आता है फोर्ट में, वो 8:30 बजे से लेके 10 बजे तक आता है रात के वक्त। रात को 8:30 से रात को 10 बजे आता है। लेकिन हमारे यहाँ पे पानी का प्रेशर है ना, बहुत ही कम होता है। यानी कि वो आते फुल फोर्स आता है 9 बजे और जाता है 9:30 बजे। वो टाइम 8:30 से 10 का है, लेकिन वो रहता है खाली आधा घंटा। और आपको मैं बताऊं, अच्छा आपने सवाल किया, आपने देखा होगा जैसे जहाँ मैं रहता हूँ फोर्ट, वो CST रेलवे स्टेशन के एग्जैक्ट बैंक सामने है। तो CST से जो पब्लिक सुबह आती है ना, ऑफिस वाली, जो शेयर मार्केट में काम करती है, जो लोग रिजर्व बैंक में काम करते हैं, और जो हाँ, तो इस इलाके में मैं बताऊँ 30,000 to 40,000 पीपल एवरी डे आते हैं। 30 लगभग 30 से 35 हज़ार लोग पूरे मुंबई के कल्याण, डोंबिवली, अंबरनाथ, टिटवाला से आके बॉम्बे के हमारे सिटी में रहते हैं, फोर्ट में। वहाँ पे ऑफिस है, काम करते हैं सुबह 9 बजे से लेके रात के 10 बजे तक। तो मतलब उनको पानी की किल्लत पड़ती है ना, बिकॉज वो अपना घर छोड़ के आए हैं, वो रहते हैं फोर्ट में, तो वहाँ पानी लगता है बाथरूम के लिए, हर चीज़ के लिए। पानी तो मेन है, कोई भी कुछ पानी की जो प्रॉब्लम थी ना, उस वक्त मैंने वो पहला कंप्लेंट लेकर वार्ड ऑफिसर के पास मैं गया था। तो एज अ ब्लॉक प्रेसिडेंट कांग्रेस का, तो मेरा पहला जो उनके साथ अनुभव था बहुत अच्छा था। कांग्रेस का ब्लॉक प्रेसिडेंट का मतलब मैं जब पद संभाला, तो उन्होंने मुझे बड़ी रिस्पेक्ट से बुलाया, मेरी बात भी सुनी। और उस वक्त 2016 का वक्त था, हमारी सरकार नहीं थी। विजयादुल्ला नगर सेवक थे ना तभी आपके वार्ड से? उनका टर्म खत्म हो गया था, हाँ, सानप थे। तो हमारी सरकार भी नहीं थी ना, राज्य में थी ना, लेकिन उनके वार्ड ऑफिसर ने मुझे बड़े अच्छी तरीके से बुला के बिठाया और उन्होंने मेरी कंप्लेंट ली और उन्होंने हाइड्रोलिक इंजीनियर से तुरंत मीटिंग लगाई, बात करके हाइड्रोलिक इंजीनियर मीटिंग लगाई बिटवीन 3 days। एंड हमने मीटिंग करके हमारा जो पानी का प्रेशर था ना, वो जो 8:30 को हमको नहीं आ रहा था, 9 बजे आ रहा था, वो हमको इमीडिएटली 8:40 तक आने लगा। और वो प्रेशर बढ़ा के उन्होंने हमको 10 बजे का कर ही दिया। आज भी हमको 10 बजे तक आता है। आपका पहला सक्सेस जोरदार था। तो मेरा पानी का मुद्दा था जो मैंने मेरे एरिया में किया, वो आज भी हमारे सारे लोग याद करते हैं, मेरे वार्ड के। और कुलाबा के भी बहुत सारे काम है, स्लम्स के भी इश्यूज़ है, ड्रेनेज के इश्यूज़ है, वो भी मैंने जहाँ जहाँ है सब उठाए, हर काम करके। आपके वक्त पे जब आप पोस्ट पे थे, विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए आपके तरफ से ऐसा कुछ अनुभव? आपने एडमिशन होते हैं, स्कूल के बच्चों की फीस होती है, स्कूल के बच्चों के बुक्स होते हैं, ऐसे अलग अलग तरीके के प्रश्न होते हैं विद्यार्थी। और आपका ये क्षेत्र है कि कॉलेज का भी है, स्कूल का भी है, एवरीथिंग इज देयर इन योर वॉल। तो स्कूल बच्चों के लिए या विद्यार्थियों के लिए आपका कुछ अनुभव हमारे दर्शकों के लिए प्लीज आप बताइए। मैं आपको बताऊं, अभी बहुत सालों से मेरे पिताजी जब पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव थे, यानी कि 2004 की बात बता रहा हूँ, डैडी तब भी एक्टिव थे, तब से लेके आज तक एक कुछ हमारे बहुत से लोग हैं जो हमारे पार्टी से भी बिलोंग करते हैं, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, जो कांग्रेस पार्टी से नहीं भी बिलोंग करते हैं, और बहुत से लोग हैं जो बहुत तकलीफ में है फाइनेंशियली। आज भी हम उनको बुक्स की मदद करते हैं, लेकिन ये चीज़ में कभी आज तक हमने ओपनली कभी मतलब कि हाँ, हम लोग कार्यक्रम करते वो अलग है, हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम पार्टी के माध्यम से करते, पार्टी के फोरम करते वो अलग है, लेकिन कुछ ऐसे एक पर्सनल लेवल के हमारे 40-45-50 लोग हैं जिनको मैं हर साल, उनको पता है 20 जून को आने का, वो आगे 20 बुक्स लेके जाते, और बाद में वो 13-14 तारीख को जब उनका स्कूल का होता है तो उन बच्चों का हम फीस का भी करके देते थे। तो ऐसे आपका पहले से घराना से आज तक है, एक 40 से 50 लोग है ऐसे हैं कुलाबा क्षेत्र के, और कुछ कुलाबा से नहीं भी है,
कुछ कुलाबा कुछ इनके आप मेंटोर है हाँ जो यहाँ पे रह के भी शिफ्ट हो गए, जो पहले फोर्ट में रहते थे, कुलाबा में रहते थे, आज वो कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, कोई विरार में है, कोई वसई गए, कोई डोंबिल गए, पर वो मेरे वो सिलसिला हाँ रहा है। वो सिलसिला आज भी है कि हम उनका जो फीस का है हर महीने में वो हमारे यहाँ से हमारी कोई ट्रस्ट है उसके माध्यम से हम करते हैं। आपका पहला आंदोलन कौन से टॉपिक पे था, कहाँ पे था, और वो किस तरीके से सक्सेस हुआ नहीं हुआ, या उसके कुछ कुछ यादें? मुझे याद है 2002 में जब मैं यूथ कांग्रेस ज्वाइन किया था और उस वक्त बीजेपी की सरकार थी, एल के अडवाणी जी और हमारे यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। तो उस वक्त हमने एक आंदोलन किया था, एक अलग ही आंदोलन किया था, हमने बूट पॉलिश किया था। हमने चर्च गेट पे हमने आंदोलन किया था कि ये जो सरकार है ये इंडिया शाइनिंग का उन्होंने कैंपेन निकाला था, तो हमने उसके खिलाफ, वो इंडिया शाइनिंग का एक कैंपेन था, जैसे कि बीजेपी का एक डीएनए होता है, वो लोग काम नहीं करते, पब्लिसिटी ज़्यादा करते, तो उस वक्त भी वही था। 2004 का जो एरा था, 99 से 2004 तक, तो इंडिया शाइनिंग का कैंपेन चला जिसके ऊपर उन्होंने वोट मांगा था। तो हमने जब फर्स्ट कैंपेन किया था ना, तो हमने उस कैंपेन के खिलाफ किया था और चर्च गेट पे हमने बूट पॉलिश किया था कि ये खाली बोलने की बात है, लोग आज भी वही जगह पे है, शाइनिंग कुछ भी उसका प्रभाव गिरा। उसका प्रभाव गिरा। हमको तो मतलब उसका प्रभाव इतना हुआ कि लोगों में वो मैसेज गया। मिलिंद भाई उस कैंपेन के बाद इलेक्शन लड़े, मिलिंद भाई भी अच्छे मार्जिन से जीते और सरकार भी हमारी बनी। हमने वो उसके बाद बदला हुआ, 2003 में हमने किया था, ये बराबर 3 में हमने किया। मेरे पास आज भी चर्च गेट के मेरे वो फोटोज है, बूट पॉलिश किया था हमने। और बाद में मुझे याद है कि अभी रिसेंटली जब 2014 में राहुल जी ने ये बात की थी, सूट बूट की सरकार है, तो हमने बूट पॉलिश की सरकार पहले कर चुके थे। हमने 2003 में हमने 2003 में बूट पॉलिश की सरकार हमने वो इंडिया शाइनिंग के खिलाफ किया था। आज फिर से वो दिन आया है। हाँ, हाँ। सूट की सरकार। एक उस जमाने पे गए थे, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात लोग भी जानना चाहेंगे, खास करके प्रेक्षक हमारे, राजीव गांधी जी के साथ जो हादसा हुआ, जिनमें तमिल टाइगर्स के कुछ लोग, जिन्होंने जो पहले राजीव गांधी साहब के साथ अच्छे मित्रता में थे, फिर उन्होंने ही षड्यंत्र रचा, ये सारा चीज हुआ। आपका, मैं आप ही से क्यों पूछ रहा हूँ, इसका रीजन है क्योंकि आपका घरवाला था उनके साथ, एक इमोशनल अटैचमेंट थे उनके साथ। जब भी वो चीज हुआ तभी आप और आपके घर में क्या बैकग्राउंड था, आपका फीलिंग्स क्या था उस वक्त? पार्टी एक तरफ, शोहरत एक तरफ, पर एक अटैचमेंट, फैमिली अटैचमेंट एक होता है इंसानियत की। वो दिन आपके लिए क्या था जिस दिन ये सब भारत ने ये काला दिन जो देखा? मुझे आज भी याद है कि 21 मई का दिन था वो, और राजीव जी कैंपेनिंग कर रहे थे और 1989 का समय था। मैं 13-14 साल का था, पर मैं समझ में आता था। मैं डैडी के साथ में एक्टिव था और डैडी के फ़ोटोज़ हमने, मतलब उनसे मैं 85 में मैंने खुद मुलाकात भी मेरी हुई थी 1985 में राजीव जी से। तो जब हम टीवी, उस वक्त तो इतना कुछ चैनल थे नहीं, दूरदर्शन का ज़माना था, तो जब हमने देखा कि राजीव जी का असैसिनेशन हुआ और उनके हमने जूते देखे और उनके टुकड़े जो देखे, वो इतना टचिंग मोमेंट, ऐसा लगा कि हमारा परिवार का कोई चला गया। मतलब आदमी का जब परिवार का कोई व्यक्ति गुजरता है ना, वो जो फीलिंग होती है ना, जब राजीव जी गए ना, तो सच में ऐसा लगा कि कोई हमारा परिवार का बंदा चला गया है, क्योंकि हमारा उनसे एक पारिवारिक कनेक्ट था। तो वो फीलिंग बहुत ही, हम आपको शब्दों में बताएंगे। कितना टाइम लगा उसमें से बाहर निकलने के लिए? वो ऐसा था कि कम से कम एक, आज भी नहीं निकल सकते कांग्रेस के लीडर, पर आपको कितना वक्त लगा? हमको आपको बताऊं, मैं उस वक्त राजीव जी से बहुत सी उम्मीदें थी लोगों को, देश को थी। राजीव जी ने उनका एक विजन था, जो कंप्यूटर्स इंडिया में आए वो उन्हीं की वजह से आए थे। मुंबई में भी 100 करोड़ पहली बार डेवलपमेंट के लिए डेवलपमेंट के लिए 100 करोड़ उन्होंने, हाँ, विजयदीप बिल्डिंग जो कोलाबा में, उद्घाटन भी आप ही के फैमिली, हाँ, मुरली भाई ने और डैडी ने किया था। तो विजयदीप बिल्डिंग का तो ऐसा है कि उसमें से उभरना, आज तक हम उभर नहीं पाए हैं। अभी वापस
जब जब 20 अगस्त आता है उनका बर्थडे, तो हम बहुत दुखी होते हैं। एक उनका बर्थडे और बहुत जल्द, मतलब मैंने उनका इस साल का जो उनका बर्थडे आने वाला है, उस वक्त के लिए मैंने एक अच्छा कुछ प्लान किया है। मैं बहुत जल्द आपको बताऊंगा। मैं अभी उसका खुलासा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन वो इस मतलब एक एक मेरे दिल में एक था कि मैं राजीव जी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए और अभी राहुल गांधी जी के लिए एक श्रद्धांजलि, एक हमारी तरफ से एक अच्छा काम, वो मैं कुछ अगस्त में शुरू करने वाला हूँ। लगभग 2 तारीख को करूँगा और उसका समापन होगा 20 तारीख को राजीव जी के पुतले पे। वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। हाँ, ये बैंड स्टैंड जो उनका पुतला है ना, वहाँ पर। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उस समापन पे राहुल गांधी जी आए। ये मैं कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज एक बहुत बहुत अच्छी चीज़ डिज़ाइन हुई है। मैं आज सुबह ही सब उसका करते पड़ा था। मतलब ये चीज़ को मैं पिछले 1 साल से मैं प्लानिंग में था, लेकिन अभी वो राइट टाइम है उस चीज़ को करने का। मैं आपको इसकी पूरी डिटेल्स बाद में शेयर करूँगा, बिकॉज ये थोड़ा मैं कॉन्फिडेंशियल रखा हूँ, लेकिन हफ्ते भर में बताऊँगा। पर यस, हम उत्साही रहेंगे वो समझने में। पर राजीव गांधी जी जाने का पार्टी में नुकसान या उसका कमी आज भी दिखता है या नुकसान हुआ है? और अगर वो रहते, वो काला दिन अगर हम पूरे भारत नहीं देखते, तो आज कांग्रेस पार्टी और देश किस जगह पे होता? पहले तो कुछ उनका नहीं रहने की वजह से कुछ फर्क या कुछ डिसअपॉइंटमेंट या डैमेज हुआ है? अगर रहते तो क्या फायदा होता, या क्या कितने आगे हम रहते? प्रशांत जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने बहुत बार आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल किया है। मैं दुबई गया हूँ, सिंगापुर गया हूँ, मलेशिया, बहुत सारी प्लेसेस में गया हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊँ, आज की तारीख में आप दुबई जाओगे ना, और अब दुबई को आप मुंबई से कंपेयर करोगे ना, तो बहुत डिफरेंट है। दुबई बहुत एडवांस हो चुका है। लंदन और दुबई को आप कंपेयर करने जाओ ना, तो आज दुबई ने लंदन को भी ओवरटेक कर लिया है। और हाँ, और सिंगापुर जो है ना, सिंगापुर, मलेशिया थोड़ा सा बॉम्बे से डेवलप ही है, लेकिन सिंगापुर भी बहुत डेवलप कंट्री है, बहुत डेवलप सिटी है। तो मैं अगर आपको बताऊँ ना कि अगर राजीव जी अगर होते, अगर राजीव जी का असासिनेशन नहीं होता, तो आज हम कम से कम, जहाँ पे मलेशिया जैसी कंट्री है ना, एडवांस कंट्री है और बहुत सिस्टमेटिक है, वहाँ पे सब चीज़ें, वहाँ पे लोगों को जो सुविधाएं मिल रही है, जो हमारे यहाँ पे नहीं है, बॉम्बे में नहीं है, इंडिया में नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो हम बहुत पीछे हो गए हैं। तो अगर राजीव जी अगर होते, तो शायद उनके विजन से हम और आगे बढ़ते। ये 10 साल देखने नहीं पड़ते पूरे तो आते ही नहीं थे, आते ही नहीं। ये 10 साल तो आते ही नहीं थे। अगर वो होते तो ये 10 साल आते ही नहीं थे। ऐसा समय था, बिकॉज उसके राजीव जी के बाद ही ये उन्होंने जो शुरुआत की थी, ये जो घटना, राम मंदिर के बाद की जो घटना की शुरुआत हुई, उसके बाद तो उनका स्वभाव कैसा था गांधी जी, राजीव गांधी जी का? आप एक पर्सनल एक स्टूडेंट, आप एक यंग यूथ के साथ जब ये इतने बड़े पर्सनालिटी मिलते, तो उनका अरोमा कैसा था? याद है जब मैं 85 में उनसे मिला था, और वो आए थे अपना यहाँ पे महालक्ष्मी रेस कोर्स में। जब फर्स्ट टाइम वो आए थे, कार्यक्रम 2 दिन पहले था, 2 दिन बाद था। 28 दिसंबर को हमारा स्थापना दिवस है, और 1985 को था। वो 2 दिन पहले आए थे। वो 26 दिसंबर को मुंबई आए थे, और जब वो ट्रांसपोर्ट कमेटी, मेरे डैडी चेयरमैन थे, तो उन्होंने एयरपोर्ट से डायरेक्ट बोला कि मैं साइट पे जाऊंगा, मैं होटल में नहीं रुकूंगा। तो उस वक्त मैं और हमारे परिवार, मतलब मैं, मेरे परिवार के लोग और हमारे पार्टी के कुछ लोग भी थे, सीनियर लोग, वहाँ पे सब तैयारी में लगे थे। डैडी उनको लेने गए थे, डैडी उनको ला रहे थे, एस्कॉर्ट करके लाए थे वहाँ पे। तो मुझे याद है जब उन्होंने जब मुझे देखा था ना, तो उन्होंने मुझे गोद में उठाया था, राजीव जी ने, और डैडी ने बताया कि ये मेरे लड़के हैं। तो मुझे याद है उन्होंने मुझे उस वक्त गोद में उठाया था। ये कोई करता नहीं है। मतलब वो इतने उस वक्त वो प्रधानमंत्री थे, वो प्रधानमंत्री थे, और मैंने इतना, हाँ, उनकी सिक्योरिटी के अपार्ट, उस वक्त भी आज की तरह सिक्योरिटी तो नहीं थी Z+, पर सिक्योरिटी होते हुए भी वो इतना बच्चों से और सबसे मिलते थे कि मैं जैसा हम लोग काम कर रहे थे, वो आए ना, उन्होंने मुझे गोद में लिया और सारे बच्चों को। तो वो एक बोलते ना, सिक्योरिटी होते हुए भी उन्होंने थोड़ा बहुत,
बाईपास किया उस सिक्योरिटी को, तो वो चीज़ वहाँ के तमिल टाइगर्स को शायद ये बात मालूम थी, उसने एक चीज वहाँ पे उनका वो अच्छी चीज का किसी ने गलत फायदा उठा लिया। और उन्होंने उसके खिलाफ होने की, वो बिकॉज वो आपको भी है कि ही वाज वेरी अट्रैक्टिव, सबसे मिलते थे सबसे मिलते थे, वो सबसे मिलते थे, बिल्कुल वो सिक्योरिटी के अलावा मिलते थे, लोगों के पास जाके मिलते थे। वही चीज आपने ली है उनमें 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 की जो भी चीजें उनकी वो आपने थोड़ा सा लोगों तक, हाँ, लोगों तक जाना जरूरी है, हम तो लोगों तक पहुंचेंगे नहीं। मतलब मेन आप आधे किसके पीछे से आधे तो आप पूरे डैडी हो, पर एक लीडर आइडल होता है तो आप राजीव गांधी जी से बहुत चीज लिया है आपने। वो मेरे आइडल है, ही इज़ द आइडल पर्सन, बिकॉज उनको मैंने करीब से देखा है, वो आइडल हमारे लिए। आपके प्रवास में वार्ड ब्लॉक प्रेसिडेंट के प्रवास में जर्नी में आपको कभी दिक्कतें, विरोध का झेलना, आलोचना नहीं होते हुए भी वो झूठी झूठी बातें डालकर स्कैम करना, नाम खराब करना, आपके बीच में काम के बीच में आड़े आना, ऐसे सारे पार्टियों की मनो इंटरनल पॉलिटिक्स बोलो, या ऐसे लोग जो पसंद जेलेसी की वजह से नहीं करते, ऐसे कभी सफर में आपको ये सब चीज आजमाने को मिली? पॉलिटिक्स में हो तो आपको ये सब झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। या पर आप मिली और आप कैसे इसको टैकल करते हो? इसके लिए जब आप पॉलिटिकल फील्ड में आ गए हो, आप पब्लिक लाइफ में हो, तो आपको हर चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपको बताऊंगा ये चीज़, हाँ, मेरे पार्टी के भी कुछ, जब हम अच्छा काम करते हैं तो कभी कभी पार्टी के लोगों को भी तकलीफ होती है कि यार आगे चल जाएगा, ये चला जाएगा, और विरोधियों को तो होती है, पार्टी के लोगों को भी होती है। लेकिन मैंने हमेशा एक बात सीखी है, उसमें क्या फील करते हो? वो ओवरकम कैसे करते हो उस चीज को? क्या सीखे हो आप ये चीज को लेकर? एक चीज़ सीखी है कि जो हमारा आलोचक है ना, सबसे पहले उसको मिलने का, उससे मिलने का, जो हमारे बारे में गलत बात करता है ना, उससे मिलने का, उसके बाद बैठ के चाय पीने का, आराम से बैठने का, बस। सबसे पहले मैंने यही सीखा है कि हमारे जो आलोचक है उनके साथ बैठ के चाय पीने का, बात करने का, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है। तो जो टेंशन होता है ना, अगर हमारा कोई विरोधी है, अगर मेरे बारे में गलत बात भी कर रहा है, अगर मैं उसके साथ आधा घंटा 10 मिनट 15 मिनट बैठ के बात करूँगा ना, तो एक अलग मैसेज जाता है, और अगर उसको भी मेरे खिलाफ कुछ होगा वो तुरंत निकल जाता है। लोग देखो, जब तक किसी के साथ उनका बर्ताव नहीं होता है, मिलना जुलना नहीं होता है, तो लोगों के मन में होता है कि यार ये आदमी एरोगेंट होगा, ये ऐसा है। लेकिन जब व्यक्तिगत कोई जब मिलता है ना, तब समझ में आता है कि नहीं, इनसे दोस्ती करने जैसे। तो मैं हर मेरे पार्टी के लोग बोलो, मेंबर्स बोलो, सबके पास सबसे मिलता हूँ, उनके घर जाना, उनके कार्यक्रम में जाना, उनके सामाजिक कार्य में जाना, मैं जाता रहता हूँ। इसके लिए ये सीखने जैसा, ये प्रेक्षकों को, मेरे खुल के बोल चैनल के प्रेक्षकों को मैं बोलना चाहता हूँ कि ये स्वभाव ही आगे बढ़ाता है। आप विरोध को विरोध करोगे तो आप कभी पीछे निकल जाओगे, पता नहीं चलेगा। यू हैव सम, मतलब आपने कुछ बताया है इसी चीज को, लोगों को सच में आगे सीखना चाहिए। नफरत को नफरत काट नहीं सकता, नहीं, नफरत को प्यार से ही आप कर सकते हो। अगर आपके घर में आपके भाई के साथ आपकी नहीं बनती है, मैं एग्जांपल दूंगा, घर से आदमी घर से बाहर जाता है, अगर घर में बड़े भाई है या छोटे भाई है, आपकी उनसे नहीं जमती है या आपके फादर से जमती नहीं है, तो आपका घर में वो डिस्टर्बेंस ही रहेगा, आप कभी आराम से बैठ नहीं पाओगे। अगर बड़े भाई को सॉरी बोल दिया, क्या जाता है कुछ डैडी को सॉरी बोल दिया, छोटे भाई को गले लगा लिया, अरे आ इधर आ, क्या क्या गुस्सा, क्या है। मैं बोलूँ ना, ईगो ईगो जो होता है ना, ईगो से बहुत से रिश्ते टूटते हैं, बहुत सी दोस्ती टूटती है, बहुत से रिलेशन खराब हो रहे हैं। तो मैं तो हमारा भी खराब है। तो मैं चाहूँगा कि ईगो इंसान साइड में रख के चलेगा ना, तो वो ना किसी से दुश्मनी करेगा, ना किसी से कभी लड़ेगा, ना कभी किसके बारे में बुरी बात करेगा। तो ईगो ख़त्म कर चलने का। मैं आपको एक छोटा सा मैंने एक बीच में मैसेज पढ़ा था बहुत टाइम पहले कि शमशान की मिट्टी और कब्रिस्तान की मिट्टी को जब मैंने हाथ में लेके खुरेदा, तो उसमें मुझे ना तो ईगो दिखा, ना तो किसी ईगो दिखा, ना उसका घमंड दिखा। लेकिन फिर जीते जी लोग कहाँ से लाते हैं ईगो? तो मिट्टी भी उसको सहने जिस का मिट्टी में ईगो नहीं दिख रहा है, तो उधर क्यों जलाना है? शमशान की मिट्टी में दिख रहा है, जिसमें मिलना है उसमें ही ना नहीं है। कब्रिस्तान की मिट्टी में दिख रहा है, फिर ये लोग ईगो लाते कहाँ से?
और रखना भी आता क्यों? कहाँ से? तो जितना आदमी अगर अच्छे से रहेगा, बिना ईगो को साइड में रखे चलेगा और बड़ों को इज्जत करके, छोटों को गले मिल के, तो लाइफ स्मूथली घर में जाएगी, बाहर फैमिली में जाएगी, दोस्तों में जाएगी, और आपका अगर पॉलिटिकल लाइफ है तो फिर तो आप आगे बढ़ते जाओगे। बहुत अगर बड़ी बात बोली। अगर आप अगर आपके विरोधी को वो आपको दो बात बोल रहा है, आप भी दो बात बोल रहे हो, दो बातें उसके गलत बोलने पे आप भी गलत बोलोगे, तो डिफरेंस बढ़ते जाएंगे। कभी कभी क्या होता है, अगर वो दो बात बोल रहा है ना, आप चले जाओ से, बोल रहे हैं आप चले जाओ, उसको रियलाइज होगा कि सामने वाला रिएक्ट नहीं कर रहा है, आप रिएक्ट मत करो, सामने वाला अपने आप ठंडा हो जाएगा। आप कभी आपके काम करते वक्त ये सारे आपके जर्नी में कभी आपको विनोद शेखर जी तभी थे, हरीश शेखर जी तभी एक्टिव थी, आमदार थे, ये नगर सेवक, आपका पीरियड के टाइम की बात जब भी थे वो, और जब भी आज पार्टी के तरफ से, अदर पार्टी के तरफ से सपोर्टिव अट्रैक्शन रहा है इन लोगों का पार्टी की तरफ से? आपके जब एमएलए थे, नगर सेवक थे, तभी की बात, और आज के तारीख में जो अपोजिशन के पार्टी के आज सब विधायक या पावर्स में है, तो ये इसमें कुछ फर्क आज आप बताना चाहोगे सपोर्ट ऐसा का? है कि जब मैंने मेरी जर्नी शुरू की तभी की पॉलिटिक्स, जब एनी शेखर जी एमएलए थी, विनोद शेखर जी नगर सेवक थे कांग्रेस के, और एमपी थे मिलिंद देवरा जी, और आज की जो पॉलिटिक्स है, आज जो नगर सेवक है दूसरी पार्टी के है, आमदार है और खासदार है, मतलब बहुत पॉलिटिक्स चेंज हो गई है। अभी तभी की पॉलिटिक्स में ना तो कभी कोई नफरत थी, ना तो किसी का काम रुकाने की बात थी। विनोद शेखर जी का मैंने देखा है, उन्होंने हर के काम किया। विनोद शेखर जी के ऑफिस में कांग्रेस वाले का काम होता था, शिवसेना वाले, बीजेपी वाले, उन्होंने सबका काम किया। काम पे दादागिरी और ब्लैकमेल कभी नहीं हुआ। और मैंने मेरी पॉलिटिकल लाइफ में बहुत कम लोग हैं जो कि कंट्रोवर्सी से दूर है, उनमें एक विनोद शेखर थे। हाँ, कि उनका तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं, था कभी। किसी से कोई तनाव नहीं, किसी से कोई झगड़ा नहीं। कुछ नहीं। विनोद शेखर जी ने कहा, मुरली भाई देवरा वो भी होली दिन के थे। होली नेम के थे, वो भी होली नेम के थे, मुरली देवरा जी, उनका किसी के साथ कभी कोई, वो भी सेम उनका स्वभाव था, लोगों में जाना मिलना, तो उस वजह से है ना बहुत कुछ सीखने मिला, मिलिंद देवरा जी से बहुत कुछ सीखने मिला। लेकिन अभी के जो नेता है आज, मतलब आज के पार्टियों के नेताओं से कभी ऐसे सपोर्ट मिला है पहले की तरह, या जब पहले के अपने नेता करते थे वो ऐसा अभी फॉलो होता है? हमारे जो उस जमाने के नेता थे वो लोग बहुत ही कोऑपरेटिव थे, काम करते थे, लोगों का काम करते थे, हमारा भी काम करते थे। आज तो ऐसा है कि आज के नेता, उनको तो मैं हम जो कर रहे हैं ना एहसान कर रहे हैं। आज के नेताओं को लगता है भाई हमने तुम्हारा काम कर दिया तो हमने तुम्हारा तो बहुत बड़ा काम कर दिया, एहसान कर रहे, ब्लैकमेलिंग होती है, डराना होता है, धमकाना होता है। पुलावा किस तरफ जा रहा है? मतलब पुलावा में काम है कि पहले के किए हुए काम को मेकअप, और आज के जो ये आमदार है सारे में हमारे लिए तो अभी दक्षिण मुंबई बोले तो 6 विधानसभा छोड़ो, 3 भी पकड़ते, मलबारी और मुंबादी और पुलावा, 2 को भी छोड़ देते, तो बाउंड्री में अगर आप पुलावा के आते हैं, उसमें आप भी आते हो, ये बहुत सारे लोग 3.5-4 लाख का ये मतदार है, इसमें वोटर्स है, 5 लाख तक आने वाले टाइम पे सप्लीमेंट्री में चले जाएगा। इतने बड़े बोर्ड को गए 10 साल की बात हम और नैरो करते, पर 5 साल में यहाँ के जो विधायक है राहुल नार्वेकर खुल के बोल है, काम जैसे रहते हैं वैसे इंसान बात करता है। इनके बारे में और इनका वर्क आप किस नजर से देखते हो, या किस तरीके से आप इनको देखते हो? आपका विचार क्या है? अभी के जो हाल ही के नगर यहाँ के आमदार राहुल नार्वेकर जी है, जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं, लेकिन ऐसा है कि बीजेपी में भी वो 5 साल पहले गए। हाँ। उसके पहले वो कुछ और पार्टी में थे, हाँ, इसीलिए मैं बोला कि एनसीपी 5 में थे, साल की बात उसके पहले वो किसी और पार्टी में थे, शिवसेना में, तो वो खुद ही अलग अलग पार्टी से अभी वो बीजेपी में है, घूम फिर के अभी बीजेपी में है। लेकिन भाग्य उनका अच्छा है कि वो आमदार भी बन गए और वो अभी स्पीकर भी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 5 सालों से वो आमदार है, 2 सालों से वो स्पीकर भी है, लेकिन मैं एक ऐतिहासिक काम कुलाबा में उनका मुझे दिखता नहीं है। सेपरेट वर्क, एक सेपरेट वर्क। हाँ, ये बात आप सही बोले। कांग्रेस ने जो काम किया, पानी की, कांग्रेस ने जो पानी की लाइन बिछाई, कांग्रेस ने जो शौचालय बनाए, कांग्रेस ने जो हाउस गलियां का
साफ सफाई किया, कांग्रेस ने जो डेवलपमेंट किया, उसके अलावा पर ये तो नगर सेवक के काम तो कांग्रेस के नगर सेवक ने किया, उसके सेपरेट तो कुछ बना नहीं। पर आमदार का काम ये होता है क्या, पहली बात वो, और आमदार को क्या करना चाहिए वो, और हुआ है कि उस तरीके का कुलाबा में आमदार की कोई काम ही नहीं हुआ है। पिछले 5 सालों में यहाँ के आमदार ने ऐसा कोई ऐतिहासिक काम बिल्कुल किया ही नहीं है जो हम बोल सकते कि भाई इस आमदार ने एक अच्छा काम किया है। जबकि हमारे यहाँ के आमदार जो कि स्पीकर है और सर्वोच्च पद पे है, महाराष्ट्र के सर्वोच्च पद पे होने के बाद वो एक ड्रेनेज लाइन ठीक कर रहे हैं, जो हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। वहाँ बैनर भी लगा दे कि महाराष्ट्र के स्पीकर की तरफ से एक ड्रेनेज लाइन ठीक हुई है। जिन्होंने वहां पे पूरा काम बरोबर नहीं किया और यहाँ पे कर क्या नगर सेवक के काम इस तरह के वो करके वो अपनी भी गरिमा गिरा रहे, उस पद की गरिमा गिरा रहे। नहीं होना चाहिए। और मैं तो बोलूँगा उन्होंने 2 ऐतिहासिक काम किए कुलाबा में, जो कि बारे में मैं बताना चाहूँगा कि स्पीकर तो आप सुनना चाहते हैं और हमारे खुल के प्रेक्षक तो पहले सुनना चाहते हैं क्या ऐतिहासिक काम जो उन्होंने किए उसके बारे में बताना चाहूँगा खुल के बोल में कि स्पीकर बनने के बाद उन्होंने पहला ऐतिहासिक काम क्या किया कि शिवसेना के खिलाफ जजमेंट देके संविधान की हत्या पहली बार की। कायदा एडवोकेट रहने के बाद भी चीटिंग किया उन्होंने, ये बात तो सही है। मतलब उन्होंने खुद एडवोकेट बनकर, स्पीकर बनकर, आमदार बनकर कसम खाई कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा। उन्होंने क्या किया, जो वहाँ दिल्ली के राष्ट्र धर्म की बात करते हैं, हाँ, जो दिल्ली के जो उनके आकाओं ने उनको बोला पढ़ के बोलो, तो उन्होंने पढ़ के संविधान की हत्या की शिवसेना के खिलाफ जजमेंट देगा। उन्हें सुप्रीम कोर्ट का एज इट इज फॉलो तो किया, वो उनमें के जो रिस्ट्रिक्शन थे उनको भी उन्होंने ये नजरअंदाज किया। उसमें जो उनके व्हीप थे वो इलीगल है, इसमें उन्होंने लीगल कर दिए। सुप्रीम कोर्ट तो मानते कहाँ हैं लोग, ये बीजेपी सरकार मानती कहाँ है। और ये जो स्पीकर है इनको आका जो देते हैं ऐसा बुक कि ये पढ़ो, लिखना नहीं कुछ, ना लिखना ना कट करना, तो ये वही एज इट इज खाली रट के बात करने वाले स्पीकर है। तो पहला काम किया, संविधान की हत्या किया पहली बार शिवसेना के खिलाफ, ऐतिहासिक काम। दूसरा ऐतिहासिक काम इन्होंने क्या किया कि राष्ट्रवादी का मुद्दा आया, राष्ट्रवादी को तोड़ा गया। अब उसके बारे में जजमेंट फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको बोला आप सुनाओ, तो इन्होंने क्या किया, फिर गुजरात लॉबी ने इनको दिया कि जय एज इट इज पढ़ के दो। तो दूसरी बार संविधान की हत्या क्या किया, वही जजमेंट पढ़ के दे दिया। 400 बच्चे को भी बिठाते तो ये काम वो भी करता था। वो बड़े काम किए, लेकिन इन्होंने संविधान की हत्या की है। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा सारे यहाँ के आपके प्रेक्षकों को कि मोदी जी ने तो अभी हाल ही में इलेक्शन में क्या बोला, 400 पार का नारा। 400 अगर होते तो क्या होता, 400 पार का नारा क्यों दिया था? 400 पार का नारा इसलिए था कि संविधान को बदलना था। तो इसको लाना क्या था, संविधान को बदलना था। जो हमारे मध्यम जो वर्ग के लोग हैं, हमारे जो ओबीसी है, एससी है, एसटी है, इनके जो अधिकार है, इनको आरक्षण को खत्म करना था, संविधान को बदलना था। लेकिन मोदी जी से और अमित शाह से 2 कदम आगे स्पीकर है, इन्होंने तो हत्या ही कर दी है। वो संविधान बदलने वाले थे 400 पार, इनको मौका मिला, इन्होंने हत्या ही कर दी है। लेकिन हत्या ही की है। और मैं आपको बताऊं, आपके माध्यम से मैं आप जनता को जो मेरी बात सुन रहे हैं मैं बोलना चाहूँगा कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने हमारे अति पिछड़ा वर्ग, एससी, एसटी और ओबीसी समाज के लोगों के साथ जो अन्याय का काम किया है, जो शिवसेना के साथ एनसीपी के तोड़ने का काम और जो जजमेंट संविधान को हत्या किया है, ऐसे व्यक्ति के साथ हमको क्या करना है, जनता ने मन बना लिया है, इनको जगह दिखा दी है लोकसभा में, अब इनको दिखाने ज़रूरी है। और आने वाले टाइम में मैं जनता से ये विनती करूँगा कि संविधान के हत्यारों को घर बिठाने का टाइम आ गया है। आपको लगता है इस बार इलेक्शन में ये बंदा टिक पाएगा? इस बार कुलाबा की जनता एक नया आमदार चुन के दे रही है। मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, ये इतिहास हो और हम पहली बार वो इंसान बने, हमारा चैनल बने कि यहाँ की भविष्यवाणी सच हुई है। भविष्यवाणी है कि इस चुनाव में कुलाबा से एक ब्रेकिंग न्यूज चलेगी कि महाराष्ट्र के अध्यक्ष का पतन हो गया।
वो हार गए और हम कुलाबा में उनको हराएंगे। मुझे एक बताइए आप, ये जो देखो फैमिली में खुद से तैयार होकर आगे आना एक अलग बात होती है, उसमें लालचंद जी छत्रपति महाराज के, संभाजी महाराज के, उनमें वो कैलिबर था। जैसे आपके पिता के राह को आप चला रहे हो, आप में वो कैलिबर है। आपको क्या डिपोर्ट किया हुआ नहीं है, मतलब आप पहले खुद में लोगों में गए, उनमें रहे, अपने वहां पे आपके पिता का नाम नहीं चाहिए, मेरा काम मेरा नाम से बात करो, ये आप में वो ऊर्जा थी, वो आपने किया। तो यहाँ पे वंशवाद नहीं होता है, पहली बात। या कोई पद लेने के लिए आप चाहते हैं तो उसी टाइम पे आमदार की, नगर सेवक का पिता को बोल के ऐसे लेते थे, ऐसे। तो आपने वो नहीं करके अपने खुद के बलबूते पे किया, दैट वी कॉल अ मैन। ये सोशल वर्क में ऐसे होना चाहिए। पर यहाँ पे मैं अभी देखता हूँ ये न का पारा बहुत है। मतलब नगर सेवक बनना हो तो पहले नार्वेकर सरनेम लगाना होगा, आमदार बनना हो तो नार्वेकर सरनेम बनाना होगा, फादर बनना हो तो नार्वेकर सरनेम हो। ये कुलाबे में ये कैसा, ये एक फैकल्टी या एक प्रथा, इस पे आप क्या बोलना चाहते हो, ये क्या है ये जो कांग्रेस पे जो आरोप लगाते हैं ना कि कांग्रेस वंशवाद की पार्टी है, पहले ये अपने आप में झांक के तो देखे कि इनके जो वंशवाद है, आमदार भी इनको बनना है, नगर सेवक भी इनको बनना है। और मैं तो बोलूँगा कि मुझे बहुत कभी कभी परेशान दुख होता है जो मेरे बीजेपी के जो हार्डकोर बीजेपी के लोग हैं ना, जो ओरिजिनल बीजेपी, परफेक्ट बोला किरण ने। ऐसे बहुत से नाम है। मैं बताऊं उनके साथ तो अत्याचार में शोषण हुआ है, मैं तो शोषण हुआ है। ओरिजिनल देखो, ये आमदार जो है, स्पीकर जो है, ओरिजिनल बीजेपी नहीं है, ये हेलीकॉप्टर से आए हुए हैं। ओरिजिनल बीजेपी है राजकीय पुरोहित, ओरिजिनल बीजेपी है कमलाकर दलवी, आपने बताया। अरे वो तो जेंटलमैन इंसान, तो वो ये लोग वैसा आमदार ये बनेगा लोग बीजेपी ये का। लोग ओरिजिनल बीजेपी है, पर इन्होंने क्या किया, हेलीकॉप्टर से उतर के आ गए, क्या डील किया पता नहीं, पैसे के रातों लिए रात। क्या हुआ है? ऐसा है क्या इनके पास देने के लिए? आधे आके उन्होंने कोई फील्ड, स्पोर्ट्स फील्ड में किया है, सोशल फील्ड में कुछ नहीं किया है। अचानक इधर से उड़ी उधर से उड़ी, ये अंडे पे बैठने का, वो अंडे पे, कोबड़े वाला काम तो उन्होंने मुर्गियों का काम किया है। मैंने सुना था उनको मुर्गी का चिन्ह भी था उनके पास, है ना? उनके उनके तो फादर वही काम उनके उन्होंने फादर किया है, इधर का अंडा उधर, उधर का अंडा इधर, ऐसा किया है। घोड़े बाजार का शौक है इनको। तो उस तरीके से इन्होंने हमेशा राजनीति करके अब सारे लोग बीजेपी में आ गए। लेकिन आने वाले समय में मैं आपसे बता रहा हूँ, कुलाबा में तो हम इनको इस आमदार को घर बिठाने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से लड़ेगी। जिस तरह हमने मशाल के कैंडिडेट को जिताया कुलाबा में, हमको लीड हमारा भले 9,000 है, लेकिन हम इस लीड को बाईपास करेंगे और हम यहाँ के आमदार को हराएंगे। और आने वाले टाइम में जो ओरिजिनल बीजेपी के लोग हैं, जिनको ये मौका देंगे नहीं, इनका वंशवाद भी हम ख़त्म करेंगे। इनका वंशवाद भी हम कॉरपोरेशन में ख़त्म करेंगे। आप अगर अज्यूम करेंगे तो वो होता है। अगर आप नगर सेवक बनते हो, बनोगे ही, डेस्टिनी है, बैकग्राउंड है। अभी तो आपका खुद का बैकग्राउंड है, पिता का बैकग्राउंड तो है ही, पर अभी आपने खुद का जो आपका सपना था, खुद का बैकग्राउंड तैयार करना, वो तो है। और उसी बैकग्राउंड से माशाल्लाह आगे भी बढ़ोगे, नगर सेवक बनोगे, आमदार बनोगे। पर जिस वक्त आप एमएलए बन गए, जिस वक्त आप कॉर्पोरेटर बन गए, उस वक्त सबसे पहला काम कुलाबा के लिए आप क्या करोगे? या आपने क्या सोच के रखा कि कुलाबा को, एक एमएलए को जीतने के बाद क्या सपोर्ट या क्या देना चाहिए, या क्या ऐसा इनिशिएटिव वर्क करना चाहिए? मैं आज ये बोलना चाहूँगा कि आज आमदार बनने के बाद या नगर सेवक बनने के बाद सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि आपके जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो आपके कार्यकर्ता है, आपके वेल विशर है, सबसे पहले उनका हाथ पकड़ो और कभी छोड़ना नहीं। बिकॉज आज अगर मैं नगर सेवक बनूंगा या कल मैं आमदार भी बनूंगा तो मैं उनकी बदौलत बनूंगा, उनकी मेहनत से बनूंगा। और अगर मैंने उनका हाथ छोड़ दिया, अगर मैंने उनके साथ गद्दारी की, तो ऊपर वाला मुझे माफ़ करेगा नहीं और मैं आगे कभी बढ़ूंगा नहीं। इसके लिए पहला काम, जितने मेरे सपोर्टर है, जितने मेरे वेल विशर है, पहले उनका ख्याल रखना। उनके लिए सुविधाएं होनी चाहिए, उनके बच्चों की सुविधा, उनके बच्चों के एजुकेशन का जो प्रॉब्लम है वो मेरा प्रॉब्लम होना चाहिए। मेरे कार्यकर्ता के बच्चों की फीस का प्रॉब्लम उनका नहीं, मेरा होना चाहिए। मेरे कार्यकर्ता के बच्चों के भविष्य का प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम होना चाहिए। उनके स्वास्थ्य का प्रॉब्लम, उनके मेडिकल का प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम होना चाहिए। उनके घर में अगर रोज़गार नहीं है तो उनको रोज़गार देने का प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम होना चाहिए। मैं उनका प्रॉब्लम अपना प्रॉब्लम समझ के चलूँगा। मेरा कार्यकर्ता खुश होगा, मेरा पार्टी का मेंबर खुश होगा, वो और लोगों को जोड़ेगा और
कुलाबा में जो भी काम, फिर वो कांग्रेस पार्टी का हो, दूसरी कोई पार्टी का हो, बीजेपी का हो या कोई भी पार्टी का काम हो, डेवलपमेंट का काम हो, उसमें मैं खड़ा रहूँगा। हर डेवलपमेंट काम में हम खड़े रहेंगे। और कोई भी रहीवासी अगर उसका एसआरए में प्रॉब्लम है या कहीं भी है, उसके साथ नाइंसाफ़ी होने नहीं दूंगा। खड़े रह के जहाँ वो रहते हैं, घर बनेगा वहीं बनेगा, वो वहीं रहेगा। हम उसको उठा के सायन, कोलीवाड़ा, मानखूर या ऐसे जगह हम फेंकेंगे नहीं। डेवलपमेंट के मुद्दे पे आप जाओगे, लोगों को ज्यादा कारपेट देने में आपको कुछ चिंता तो नहीं होगी? जैसे अभी के आमदार को लगता है कि उनको सिर्फ 10/10 में जिंदगी बिताना चाहिए, पर आप जब भी होगे तभी रीडेवलपमेंट का क्षेत्र में जितने भी हमारे टैलेंट या लोग हैं रेसिडेंट, आप कुछ बरकत लाओगे? रीडेवलपमेंट में सरकार की तरफ से जो पास होगा, 400 हो या 550 हो, पर आप एक पहल करोगे बेस्ट कारपेट करना ही पड़ेगा। अरे अगर उनका रहन सहन बदलेगा, अगर उनको बड़ा घर मिलेगा तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि यही लोग मुझे आगे 5 साल के बाद मुझे हाथ जोड़ना नहीं पड़ेगा, यही मेरे लोग मुझे चुन के देंगे। अगर मैंने उनका उनकी रहन सहन की व्यवस्था सही कर दी, उनका मेडिकल का, उनके बच्चों के बारे में अगर मैंने उनका सपोर्ट किया, तो 5 साल बाद हाथ जोड़ना नहीं पड़ेगा। खाली मेरे कार्यकर्ताओं को बोलना पड़ेगा, भाई इलेक्शन आया है, ये खुद मुझे चुन के देंगे। बिकॉज अगर उनका लाइफस्टाइल बदलेगा, वो अपने पैर पे खड़े रहेंगे, तो मैं अपने आप को गर्व फील करूँगा कि मैंने मेरे लोगों का काम किया, मैंने मेरे पद की तरह मैंने उनके साथ में इंसाफ किया, और उनको जो भी फैसिलिटी सरकार की तरफ से मिलेगी वो उनको देना ज़रूरी है। वो 10/10 में तो रह ही रहा है, कब तक रहेगा? आधी ज़िंदगी 10/10 में रह चुका है, अब तो फैमिली बढ़ गई, अब उसको भी तो बड़ा घर मिले। आज जैसे कि तुमने मुझे कहा कि छोटा सा ब्लॉक अध्यक्ष के बाद नगर सेवक बड़ा पद है ना, आमदार उससे बड़ा पद है। तो जब मेरा कुछ प्रगति होता है तो मेरे लोगों को क्यों नहीं होगा? अगर मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो मेरा बेचारा कार्यकर्ता पीछे क्यों रह जाए, मेरे लोग पीछे क्यों रह जाए? मैं बढ़ूंगा, मेरे लोग बढ़ेंगे, और मेरे लोग बढ़ेंगे तो मुझे खुशी होगी, और वो खुश रहेंगे ना, तो आने वाले 5 साल में फिर हाथ जोड़ना नहीं पड़ेगा, मेरे लोग मुझे चुन के देंगे। तो सिर्फ आशीर्वाद के लिए उनका आशीर्वाद मिलेगा ना, तो वोट मांगना नहीं पड़ेगा, मेरे लोग मुझे जिता के देंगे, बिकॉज वो खुश रहेंगे ना, वही मेरे लिए काफ़ी है। तब वो रात की जो नींद जो सुकून वाली होती है, उसमें एक अलग ही मजा है कि भाई लोग हमारे खुश होने चाहिए, हमारी जनता हमसे खुश होनी चाहिए, उनके जो अधिकार है उनको मिलने चाहिए। उनके साथ वो हम छक्के पंजे करके या उनके साथ में पॉलिटिक्स करके, इसको गिरा के उसको गिरा के, इसमें कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लोगों का काम करने में क्या प्रॉब्लम है? एक आमदार का काम है लोगों के काम करो, नगर सेवक का काम है लोगों का काम करो। देखो भगवान ने हमको घर दिया, गाड़ी दिया, सब कुछ दिया है, और क्या चाहिए? रात को कहाँ जाना है? जाना है तो अकेले जाना है, खाली हाथ। उसको बताने के लिए कुछ अच्छी यादें भी तो होनी चाहिए, और लोग भी तो याद करना चाहिए। और जब रात को सो ना, तो नींद आनी चाहिए अच्छी, कि यार मेरे लोग खुश है। No one is talking right about this fellow. No one is talking about his work, about his destiny. No one is interested what he has done. He has done a shit over here. ये बात सही है। मैं बोला ना, ऐतिहासिक काम तो बताओ। 2 ऐतिहासिक काम मैंने बता दिए, लेकिन उसके अलावा कोई अच्छा काम किया ही नहीं है। किया है उसने शादी कर वो तो सबसे बड़ा काम किया है लाइफ में उसकी, नहीं तो उसकी कुछ नहीं, तो मेरे को नहीं बोलना है, मैं बोलूँगा that is personal, that is his destiny. लेकिन that only he is troubling us because of getting of that power. He is underestimating common man over here and he is getting वो सभी के पर्सनल प्रॉब्लम में घुसता हुआ चल जाता है, उसके प्रॉब्लम में ना घुसे। अरे we should also know कि इसका इफेक्ट क्या होता है। Anyway, it's not ये प्लेटफॉर्म उसी का नहीं है, तो अपनी बात करें। लेकिन मैं प्रशांत, मैं आपके सारे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब की बार ऐसे इंसान जिसने 5 साल में कुछ काम किया नहीं और आगे भी नहीं करेगा, तो आप ऐसे इंसान को इस इलेक्शन में घर बिठाओ, और रोटी सेकवाओ, और हमारे कांग्रेस की तरफ से जो भी उम्मीदवार आएगा, आमदार के लिए उनको जिता के दो, नगर सेवक जिता के दो। मैं आपसे वादा करता हूँ, प्रशांत मेरा बहुत पुराना दोस्त है, और प्रशांत के
हर प्रॉब्लम में मैं खड़ा भी था और मैं उसको प्रॉमिस करता हूँ जो काम आप लाओगे डेवलपमेंट के बारे में, कोई भी काम लाओगे आप जहाँ पे पब्लिक का फ़ायदा हो, पब्लिक को सुविधाएं देने का काम है, हम आपके साथ खड़े हैं, एनी टाइम खड़े हैं और हम आपके लिए लड़ेंगे और काम करके यही लेंगे। प्यार हमें चाहिए। मेरे खुल के बोल अभी आखिर का लाइन पर है हम। मेरे खुल के बोल पॉडकास्ट में मेरे जो यंगस्टर्स है जो जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए एक शॉर्ट में आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि उस लाइफ में अगर उनको बढ़ना है तो क्या करना है, कि एक शॉर्ट में आप क्या बोलना चाहोगे? किस जितने भी तरीके से जीना है उनको? जितने भी यंग बच्चे लोग मेरी बात सुन रहे हैं, मैं आपको इतना ही कहूँगा कि एक लक्ष्य बना के लाइफ में चलिए। आप जब स्कूल में हो, ठीक है, जैसे आप स्कूल 10th के बाद एक अपना गोल बनाइए कि आपको करना क्या है। उस गोल के पीछे आप काम करते रहो और थोड़ा लाइफ में डिसिप्लिन। आपका लक्ष्य है, आपको कहीं पहुंचना है, आपने समझो आपने एक लक्ष्य बनाया मुझे वहाँ तक पहुंचना है, पर वहाँ तक पहुंचने के लिए आपको लाइफ में डिसिप्लिन, उस डिसिप्लिन कैसा आएगा? माँ बाप की हो, उनको रिस्पेक्ट करना है, भाई है, बहन है, बड़ा हो, छोटा हो, उनको आप रिस्पेक्ट दे के चलो और ईमानदारी से काम करो, लक्ष्य पर बने रहो और बोलते हैं ना टॉक्सिक लोग होते हैं, टॉक्सिक, कुछ टॉक्सिक लोग मिलते हैं जो जहर फैलाते हैं, उनकी बात सुनने के लिए ना भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने ये एक कान के साथ दूसरा कान क्यों दिया है? यहाँ से सुन के निकाल देने का। टॉक्सिक लोगों की बात में आओगे, आपका बढ़ोतरी में आपको रुकावट आएगी। इसके लिए एक लक्ष्य बनाओ, सारे बच्चे लोग लक्ष्य बना के चलो, फोकस करो और आपको कहीं दिक्कत आएगी, कोई प्रॉब्लम आएगी, हम है ना, हम आपको गाइडेंस करेंगे, हम आपको हेल्प करेंगे, हम सपोर्ट करेंगे। प्रशांत भी है, मैं भी हूँ, आपसे वादा करता हूँ, आप कभी भी बुलाओ, हम आपके लिए खड़े रहेंगे, आपकी सेवा के लिए हम 24 घंटे अवेलेबल है। तो आपको आई ना मजा? ये थे हमारे असलम भाई, जिनका बहुत अभी तो कुछ बोले नहीं, टाइम का भी ये रहता है, पर मज़ा आ ही देगी। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ लेने जैसा है तो ज़रूर लेना, क्योंकि इनका अनुभव, इनके विचार सच में आगे आपको बहुत फ़ायदे में आएगा। यही कहना था, यही बताना था, यही समझाना था। इसीलिए ऐसे अच्छे लोगों को आपके सामने रखे, उनकी कुछ बातें, उनकी कुछ यादें आपके सामने रखनी थी। बस यही था आज का दिन। और मेरे खुल के बोल पॉडकास्ट में जो ये टॉक शो है, इसमें सब्सक्राइब का टैग है, उसको दबाइए। शेयर का टैग है, उससे बहुत ज़रा शेयर कीजिए। बेल आइकन है, उसको दबाओगे तो सारे वीडियोस आपको दिखेंगे। हमें बड़ा करो, ताकि हमें बड़ा करो मीन्स कुछ और चीज़ों से नहीं, विचारों से, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ। यही मैं मेरे प्रेक्षक खुल के बोल की टीम चाहती है। धन्यवाद। जय भीम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय संविधान। धन्यवाद।